हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की हमारी फर्स्ट रिटर्न है GSTR 5 रिटर्न बाय NRTP, यानी रिटर्न बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। लास्ट वीडियो में हम लोग 4 रिटर्न्स को डिस्कस कर चुके थे। हमने पहले आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न को डिस्कस किया, देन इनवर्ड सप्लाई रिटर्न को, देन जो कंसोलिडेटेड मंथली रिटर्न होती है उसके बारे में बात की, एंड लास्टली हम क्वार्टरली रिटर्न के बारे में बात कर रहे थे। आज जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम स्टार्ट करेंगे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की रिटर्न से। तो देखो, नॉन रेजिडेंट यानी कोई NRI पर्सन है जो क्या कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है हमारे इंडिया में। तो अगर कोई NRI है, कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो भी उसने क्या किया होगा, अपने आप को रजिस्टर तो करवाया होगा। हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर करते हुए बात की थी कि एक नॉन रेजिडेंट की सप्लाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उसे अपने आप को रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा। तो जो भी पर्सन क्या है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसे क्या करना पड़ेगा, मंथ के एंड में, यानी जिस भी मंथ में उसने सप्लाई की है, जो भी उसका कैलेंडर मंथ है, चाहे वो पूरा हो चाहे अधूरा हो, यानी हो सकता है कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है एंड हो गया हो बीच में, या फिर उसने बिजनेस कहीं पे कैंसिल करवा दिया हो, यानी किसी भी तरीके से पूरे कैलेंडर मंथ, या फिर उसका अगर कोई पार्ट भी है तो उसके लिए जिस दिन वो मंथ खत्म होगा, जिस दिन वो मंथ खत्म होगा उसके खत्म होने के 20 दिन के अंदर, यानी नेक्स्ट मंथ की 20th तक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी आपके इस नॉन रेसिडेंट पर्सन को। यानी जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, कैलेंडर मंथ के जिस मंथ में उन्होंने सप्लाई की है, जिस भी पर्टिकुलर में वो रजिस्टर्ड है, सप्लाई तो चलो उनकी जीरो भी हो तो भी उन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यानी जिस टाइम तक वो रजिस्टर्ड हैं, जिस मंथ के लिए वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस मंथ के ख़त्म होने के बाद 20 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपने रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। और अगर क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन पीरियड ख़त्म हो गया है, यानी जिस टाइम के लिए वो रजिस्टर्ड थे वो रजिस्टर्ड पीरियड एंड हो गया है, तो फिर उसके एंड होने के 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यानी अगर उनका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है तो जिस मंथ की वो रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, उस मंथ के ख़त्म होने के 20 दिन के अंदर अंदर, यानी विद इन 20 डेज आफ्टर द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, उन्हें क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और अगर क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन एंड हो गया है, तो उस केस में 7 डेज के अंदर अंदर उन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये पार्ट का मतलब दोबारा बता रही हूँ, हो सकता है आप पूरे मंथ की रिटर्न ना भर रहे हो, से आपने रजिस्ट्रेशन ही क्या करवाया है, मान लो 12 मार्च को करवाया है, तो आप रिटर्न कब भरोगे, जब मार्च ख़त्म होगा, यानी अप्रैल की 20 तक। तो अब यहाँ पर आप पूरे मंथ की रिटर्न थोड़ी भरोगे, 12 से लेकर 31 मार्च तक की भरोगे ना। तो ये क्या है, पार्ट ही है। तो पूरे मंथ की हो चाहे पार्ट की हो, जिस दिन वो कैलेंडर मंथ ख़त्म होगा उसके नेक्स्ट मंथ के 20 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है। ये आपका लिखा हुआ है GS सेक्शन 39 के सब सेक्शन 5 में। और ये जो रिटर्न फाइल की जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जाती है अंडर GSTR 5। यानी फॉर्म और मैनर क्या होगी, फॉर्म होगा आपका GSTR 5, मैनर होगी इलेक्ट्रॉनिकली, और ये पर फिल कर जो टाइम लिमिट होगी वो क्या होगी, 20th ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर मंथ। और अगर रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है तो विद इन द 7 डेज ऑफ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट रिटर्न है हमारी GSTR 6, रिटर्न बाय पर्सन रजिस्टर्ड एज IST, यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई पर्सन है जो क्या करेगा, यानी आपका हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस हो या ब्रांच ऑफिस हो, जो क्या कर रहा है, काफ़ी सारे
जगह के लिए सर्विस के एक्सपेंस कर रहा है तो इनवॉइस उसके नाम पर है, बट क्रेडिट किनको मिलना है, उन यूनिट्स को मिलना है। तो उस केस में वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। यानी एक बार वो हेड ऑफिस सारे क्रेडिट खुद ले लेगा और बाद में जिसके जितने थे, जितनी भी उसके ऑफिस के जितना क्रेडिट बनता था उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये कह रहे हैं, अब देखो ये कोई भी पर्सन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है तो उसे भी अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें वो डिटेल्स देगा कि टोटल उसने कितना क्रेडिट लिया था, किस यूनिट को उसने कितना क्रेडिट दिया है, किस कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेस पे दिया है। तो उसी रिटर्न की बात कर रहे हैं कि जो रिटर्न फाइल करता है आपका IST। तो देखो, जब भी कोई भी टैक्सेबल पर्सन अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा एज अ ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हर कैलेंडर मंथ के लिए, फॉर एवरी कैलेंडर मंथ, या फिर उसके पार्ट के लिए। जैसे ऊपर वाले केस में हमने बात की थी कि रजिस्ट्रेशन आपका लेट हुआ हो तो हो सकता है पार्ट भी हो, तो हमें हर कैलेंडर मंथ या उसके पार्ट के लिए रिटर्न कब फाइल करनी पड़ेगी, जब वो मंथ एंड हो जाएगा, जब वो कैलेंडर मंथ ख़त्म होगा उसके 13 डेज के अंदर। यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल मंथ, जो भी नेक्स्ट मंथ है उसकी 13 तक ये रिटर्न फाइल करनी होती है इन फॉर्म GSTR 6। यानी फॉर्म है आपका GSTR 6 जो कि रिलेटेड है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से। इस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक वे में 13 डेज के अंदर अंदर अपने रिटर्न को फाइल करना होता है। इसके बाद है आपकी 7th रिटर्न GSTR 7, रिटर्न बाय person required to deduct tax at source। यानी कोई पर्सन जो TDS काट रहा है, तो देखो जो पर्सन TDS काटेगा वो भी रिटर्न फाइल करेगा कि उसने कितना TDS काटा है, किस ट्रांजैक्शन पे काटा है। तो जो TDS से रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, देखो जो आपकी IST वाली रिटर्न थी, रिटर्न बाय ISD, वो आपकी प्रेस्क्राइब थी अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 4। अब हम बात कर रहे हैं रिटर्न बाय पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। ये आपकी प्रेस्क्राइब है सेक्शन 39 के सबसेक्शन 3 में। तो ये क्या कहते हैं, कोई भी पर्सन जो रिक्वायर्ड है कि वो क्या करे, TDS को काटे अंडर सेक्शन 51। TDS से रिलेटेड आपका सेक्शन 51 ही है, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो जब भी कोई पर्सन क्या होगा, TDS को काटेगा अंडर सेक्शन 51, तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक मोड में। वो भी कौन से, वो में GSTR 7 में। और जो ये रिटर्न है वो कब फाइल की जाएगी, जिस मंथ में टैक्स काटा गया होगा, यानी जिस मंथ में TDS काटा गया होगा उस मंथ के ख़त्म होने के 10 दिन के अंदर। ठीक है, यानी जो TDS काटते हैं उनके रिटर्न का नंबर होता है GSTR 7, सेक्शन है 39 सबसेक्शन 3, मोड होता है इलेक्ट्रॉनिक, और जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो मंथ के, जिस मंथ में TDS काटा है उसके ख़त्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिटर्न है GSTR 8, मंथली रिटर्न फॉर TCS। इसको हम मंथली रिटर्न फॉर TDS भी कहते हैं, मंथली रिटर्न फॉर TDS। और ये नीचे वाली है आपकी मंथली रिटर्न फॉर TCS। मंथली रिटर्न, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि मंथली रिटर्न जो भी होती है वो मंथ के ख़त्म होने के बाद के टाइम पीरियड, जितने भी उनके दिन प्रेस्क्राइब हैं उसके अंदर फाइल की जाती है। अब हम बात कर रहे थे मंथली रिटर्न फॉर TCS। यानी देखो हमें पता है TCS कौन काटता है, टैक्स कलेक्ट एट सोर्स कौन करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करता है। यानी जो ये TCS से रिलेटेड रिटर्न है ये कौन फाइल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करते हैं। यानी जो आपकी GSTR 8 है
वो है आपकी रिटर्न बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ECO रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, यानी जो भी ECO रिक्वायर्ड है कि वो टैक्स को कलेक्ट करे, वो इस रिटर्न को फाइल करेगा। कौन सी रिटर्न? मंथली रिटर्न ऑफ TCS। जो ये रिटर्न है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में GSTR 8 फॉर्म में फिल की जाएगी और इसमें सारी डिटेल्स होंगी किस चीज़ की, जो भी सप्लाई हुई हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जो ये रिटर्न होती है, ये रिटर्न भी मंथ के एंड होने के 10 डेज के अंदर अंदर फाइल करनी होती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रिटर्न फाइल करेगा GSTR 8, जिसमें वो सारी डिटेल्स देगा जो भी उसने TCS काटा होगा अंडर सेक्शन 52। TCS से रिलेटेड आपका सेक्शन 52 ही होता है। और जो वो ये रिटर्न है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में फाइल करेगा विद इन द 10 डेज ऑफ एंडिंग ऑफ मंथ जिसमें उसने TCS को काटा है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिटर्न है GSTR 9, जिसको हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न से पे जाने से पहले एक और रिटर्न की बात करते हैं हम। उसका कोई सेक्शन नहीं है, कोई GSTR नहीं है कि GSTR 8, 9, नॉर्मल है आपकी फर्स्ट रिटर्न। तो देखो फर्स्ट रिटर्न क्या होगी? कोई भी चीज़ जब हम पहली बार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइम बोलते हैं। तो जब भी कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन क्या है पहली बार रिटर्न भरेगा तो उस रिटर्न को बोला जाएगा फर्स्ट रिटर्न। और ये फर्स्ट रिटर्न की कंसेप्ट मैं क्यों बता रही हूँ कि जो भी एक पर्सन ने सप्लाई की होती है, जब वो लायबल हुआ कि वो GST में रजिस्टर्ड हो से उस टाइम तक जब उसे GST में रजिस्ट्रेशन मिला, उस टाइम तक जो जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शन होगी, जितनी भी वो आउटवर्ड सप्लाई करेगा, उसको उसे कब मेंशन करना होता है? जब वो पहली रिटर्न फाइल करेगा। क्योंकि हम यहाँ पर हर रिटर्न की टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन जो GST रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले हो चुकी हैं उन सब का डिक्लेरेशन फर्स्ट रिटर्न में करना होता है। यानी जिस दिन आप GST पे करने के लिए रजिस्टर होने के लिए लायबल हुए से जब तक आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसके बीच की सप्लाई सारी फर्स्ट रिटर्न के अंदर डाली जाएंगी। अब हमारा टॉपिक पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे एनुअल रिटर्न के बारे में। तो देखो एनुअल रिटर्न कौन भरेगा? कोई भी पर्सन जो क्या है रजिस्टर्ड है, वो क्या करेगा? जितनी भी ट्रांजैक्शन उसने पूरे साल में की होंगी उनका एक इकट्ठा हिसाब भी देगा। मंथली रिटर्न में वो दे चुका है, अब उसने पूरे मंथ में हर मंथ की जो रिटर्न फाइल की है उनकी एक कंबाइंड रिटर्न, यानी जिसमें उसने पूरे साल की ट्रांजैक्शंस दिखाई होंगी, उस रिटर्न को भी वो फाइल करेगा, जिसे नाम दिया जाता है एनुअल रिटर्न। जब भी GST के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है तो उसके ऊपर कुछ प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। फर्स्ट है कि अगर क्या है, इन केस जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी जो एनुअल रिटर्न को फाइल करने वाला पर्सन है, उसको अपने अकाउंट ऑडिट नहीं करवाने होते, यानी वो रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए कि वो क्या करवाए, अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाए। ये आपकी जो एनुअल रिटर्न है ये आपकी सेक्शन 44 में मेंशन है, और ये जो बिना ऑडिट वाले रिटर्न है ये सेक्शन 44 के सब सेक्शन 1 में है। ये क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा है जिसको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में यानी हर वो रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो नॉर्मल टैक्स पेयर है, चाहे वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है IST है, चाहे वो TDS काटता है, चाहे वो TCS काटता है, चाहे वो नॉर्मल टैक्स पेयर है, हर कोई ये, चाहे वो NRTP है, हर कोई क्या करनी पड़ती है? एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। और अगर उसके लिए अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं है तो वो क्या करेगा? हर फाइनेंशियल ईयर में यानी हर साल अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल करेगा इन GSTR 9 में।
दोबारा बोल रही हूँ, कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, चाहे वो आईएसडी है, टीडीएस काटता है, टीसीएस कलेक्ट करता है, नॉर्मल टैक्स पेयर है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, कोई भी क्यों ना हो, उसे हर साल अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इन GSTR 9। और टाइम लिमिट क्या होगी, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी 31 दिसंबर तक क्या करनी होती है, ये एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। यानी अगर हम बात करें एनुअल रिटर्न अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक की, तो उसकी लास्ट डेट होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल 2021 वाला, यानी उसकी दिसंबर 31 लास्ट डेट मानी जाएगी इस अकाउंटिंग पीरियड के रिटर्न भरने की। तो 31 दिसंबर तक ये रिटर्न फाइल करनी होती है। अब हमने जो यहाँ पर सारे लिखे, नाम भी ये सारे लिखे, इसमें हमने एक छोड़ दिया, कौन सा, सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम वाला। वो क्यों छोड़ दिया, देखो एनुअल रिटर्न कंपोजिशन स्कीम होल्डर भी पे जो है फाइल करेगा, बट जो उसका फॉर्म होगा वो होगा GSTR 9A। ठीक है, हर टैक्सेबल पर्सन को ये रिटर्न भरनी होती है। बाकी सारे GSTR 9 में भरते हैं, कंपोजिशन स्कीम होल्डर GSTR 9A में भरता है। और वो क्या करता है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पूरे साल की इस रिटर्न के अंदर दिखाता है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक ये इस रिटर्न को फाइल करना होता है। ये थी वो रिटर्न जो कि तब फाइल की जाएगी अगर क्या है, रजिस्टर्ड जो पर्सन है उसको ज़रूरत नहीं है अपने अकाउंट्स को ऑडिटेड करवाने की, उसकी ऑडिटिंग करवाने की। अब सेकंड बात आती है उन पर्सन्स की जिनको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे, यानी हर वो टैक्सेबल पर्सन जिसको ज़रूरत है कि वो क्या करे, अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाए। जो जिनको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं थी वो आपके सेक्शन 44 के सबसेक्शन 1 में प्रेस्क्राइब थे, और जिनको ऑडिट करवाने की ज़रूरत है वो सबसेक्शन 2 में प्रेस्क्राइब है। और ये क्या कहता है सेक्शन, कि हर टैक्सेबल पर्सन जिसको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने होते हैं वो क्या करेगा, वो फिल करेगा GSTR 9C, यानी उनका जो फॉर्म होगा वो 9C होगा। और उसमें वो क्या करेगा, जितनी भी डिटेल्स होंगी उसकी पूरे साल की, उनके साथ साथ सबमिट करवाएगा क्या, एक ऑडिटेड एनुअल अकाउंट, यानी जो उसकी ऑडिटिंग करवाई होगी उसके अकाउंट्स, साथ में एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, अकाउंट्स में पढ़ी हुई हमने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यानी उसको अपने ऑडिटेड अकाउंट्स की रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और उनकी एक कॉपी भी सबमिट करवानी पड़ेगी। और जो फॉर्म होगा GSTR 9C होगा। टाइम लिमिट वही है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर से पहले इस रिटर्न को फाइल करना होता है। अब हमने बोला बार बार कि जिनको ऑडिट करवाने की ज़रूरत है वो ये करेंगे, जिनको नहीं ज़रूरत है वो सिंपल 9 कंपोजिशन वाला 9A करेगा। अब बात आती है कि फिर ये ऑडिट करवाने की ज़रूरत किसको होती है, तो कोई भी पर्सन जिसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है एक साल में 2 करोड़ से ज़्यादा है, यानी अगर आपकी टर्नओवर चाहे TDS वाला हो, TCS वाला हो, नॉर्मल टैक्स पेयर हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसकी भी टर्नओवर एक्सीडिंग 2 करोड़ है, 2 करोड़ से 2 करोड़ से ऊपर है, उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने होते हैं। तो जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो उनके जो आपके सबसेक्शन 1 में प्रोविज़न लिखे हुए उनके अकॉर्डिंग चलेगा, और जिनको ज़रूरत होगी वो इनके अकॉर्डिंग चलेगा। लास्ट रिटर्न है हमारी GSTR 10, जिसे हम बोलते हैं फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न जैसे अपने नाम से ही बता रही है, यानी वो फाइनल रिटर्न है, लास्ट रिटर्न है। तो कोई भी पर्सन जो क्या है अपनी नॉर्मल रिटर्न भरता आ रहा था सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, और अब उसका क्या है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उस कैंसिलेशन ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अंदर विद इन 3 मंथ्स उसे क्या करनी पड़ेगी, अपनी फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दोबारा बोल रही हूँ, जब भी कोई रजिस्ट्रेशन पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो जिस दिन उसका कैंसिल हुआ है, जो डेट ऑफ कैंसिलेशन है
या फिर जिस दिन उसको बताया गया है, जिसको उस दिन उसको ऑर्डर दिया गया है कि उसका जो है कैंसिलेशन हो गया है, दोनों में से जो भी डेट लेटर है, बाद वाली है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसे अपनी फाइनल रिटर्न यानी लास्ट रिटर्न सबमिट करवानी पड़ेगी। और जो ये रिटर्न है इलेक्ट्रॉनिक मोड में फर्निश की जाएगी इन GSTR 10 में। और जो आपकी फाइनल रिटर्न है वो प्रेस्क्राइब है सेक्शन नंबर 45 में। यानी सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न कहता है कि जो भी पर्सन इस सेक्शन के अंदर रिटर्न भरता आ रहा था उसे क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर जिस दिन उसको ऑर्डर मिलेगा कैंसिलेशन के लिए, दोनों में से जो भी बाद में है उसके 3 महीने के अंदर अंदर GSTR 10 में अपनी फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये थी हमारी सारी रिटर्न्स। पहले हमने आउटवर्ड सप्लाई की बात की, इनवर्ड सप्लाई की बात की, देन नॉर्मल रिटर्न, क्वार्टर रिटर्न, NRTP के केस में, IST के केस में, TDS, TCS, फर्स्ट रिटर्न, एनुअल रिटर्न एंड फाइनल रिटर्न। आई होप आपको सारी रिटर्न समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रोविजंस से रिलेटेड इन्हीं रिटर्न्स के रिगार्डिंग, यानी जब भी कोई भी रिटर्न भरी जाती है तो कुछ और प्रोविजंस भी हैं जो हर टाइप के रिटर्न्स पर अप्लाई होते हैं, और कैसे जो आपका ITC है उसको मैच किया जाता है, कैसे उसका क्लेम, जैसे कि एक बार तो हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं कि हमारा इतना ITC बनता है, अब हमारे कहने से तो डिपार्टमेंट पूरा ITC नहीं दे देगा, फिर कैसे उसकी मैचिंग होती है, कैसे सारी चेकिंग होती है, कैसे आप उसका रिवर्सल या रिक्लेम होता है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।